अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी क्या होता है। इसके हमारे पास 2 एसोसिएशंस होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हर कंपनी का पर्सनल होता है। मेमोरेंडम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, कंपनी का कोई भी जो नाम है वो आ जाता है, ताकि इसके अंदर हम कॉपीराइट के इश्यूज़ देख रहे होते हैं कि अगर जो मैं कंपनी का नाम रख रही हूँ, क्या किसी ने पहले तो नहीं ऑलरेडी रखा हुआ, या अगर इन फ्यूचर कोई और कंपनी आके ये सेम नाम लेती है तो मैं उस पर कॉपीराइट का क्लेम कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद इस पर आ जाता है कि कौन से कंट्री के अंदर ये ऑफिस रजिस्टर्ड है। उसके बाद इस कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, मतलब मैंने प्रोडक्ट करी हूँ, किस टाइप की प्रोडक्ट है, मैंने किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज आ जाती है कि कितने % कौन कितना लायक, अपने कितना रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर नुकसान होता है तो कौन कितने % इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा, और प्रॉफिट होता है तो किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, ये आ जाता है। उसके बाद कंपनी ऑथराइज्ड शेयर, कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर वो होते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिससे शेयर शुरू हो रहे होते हैं। मैंने शेयर सेल करना है, अगर मैं कहूँ कि मेरे कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मैक्सिमम है वो 1 लाख से शुरू हो सकते हैं, इससे कम शुरू नहीं हो सकते। अब जितने भी शेयर्स होंगे 1 लाख और इससे ऊपर इनके प्राइसेस जाएंगी। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जब उस कंपनी से जब हम शेयर ले रहे होते हैं तब जो लिखी जाती है शेयर की जो प्राइस होती है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, इसके आगे हमारे पास क्या, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि नए शेयर्स अगर कोई और हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर एक नया शेयर होल्डर आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से शेयर्स एलोकेट करेंगे, हमने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। उसके बाद जो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एलोकेटिंग न्यू शेयर्स का मतलब है कि जब हमने नए शेयर्स किसी को देने हैं, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हमने देख लिया कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। उसके बाद इसके अंदर होता है मीटिंग्स होती है शेयर होल्डर्स की, जो देखते हैं उसके अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन किस बेस पे ऊपर होते हैं कि कौन सा डायरेक्टर को अपॉइंट करना है और किसको हमने रिमूव करना है। उसके बाद उनकी पावर्स क्या हो सकती हैं। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी को रन करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी पावर्स के अंदर क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या काम ये कर सकते हैं, इनकी डिविडेंड्स और रिजर्व्स वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं। उसके बाद जो होते हैं इनको शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं और इनके पास जो पावर्स होती हैं वो वही होती हैं जो शेयर होल्डर्स इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है कि ये कंपनी के लिए बेहतर तरीके से काम करें, कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचें। उसके अलावा अपनी जो ड्यूटीज़ वगैरह है अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के लिहाज से अच्छी तरीके से फुलफ़िल करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपीरियंसड हूँ, केयरलेसनेस शो नहीं करनी चाहिए मुझे, जो जिस चीज़ के मैं काबिल हूँ मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, उस चीज़ से मुझे उस प्रोडक्ट को फ़ायदा कंपनी के अंदर काम करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जब शेयर होल्डर्स इन डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगर मैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि अगर मैं डायरेक्टर, अगर आप मुझे बनाते हैं, उनको कन्विंस कर रहे होते हैं एक्चुअली कि तो फिर मैं कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करूँगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो चीज़ें उन्होंने तब दी होती हैं उनको चाहिए कि वो ज़रूर फुलफ़िल करें। उसके बाद हमारे पास टाइप आ जाती हैं, 2 टाइप्स हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं ये नॉर्मली एम्प्लॉय होते हैं सीनियर पोस्ट के ऊपर, जैसे COO या CEO कंपनी के, ये वो होते हैं। ये क्या होते हैं, डेली मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं कंपनी के लिए। और जो नॉन एग्जेक्टिव होते हैं ये सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करते हैं और ये एडवाइजरी पोस्ट के ऊपर होते हैं। एडवाइजरी मतलब ये सिर्फ एडवाइस देते हैं हर मीटिंग के अंदर कि कंपनी को फ़ायदा किस तरीके से ज़्यादा हो सकता है, ये नुकसान कम से कम कंपनी का किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी आ जाता है। सेक्रेटरी क्या काम कर रहा होता है, जिस तरह एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है हमारे पास, उसके पास हमारा जो होता है टाइम टेबल होता है, हम कब हमारी मीटिंग है, सारा स्केड्यूल वगैरह उसके पास होता है। इसी तरीके से कंपनी का सेक्रेटरी जो होता है ये वही, उसके पास सारी डिटेल्स कंपनी की होती हैं, कंपनी के अंदर काम किस तरीके से होना है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनके पास होती हैं। उसके अलावा ये प्रोफेशनल एडवाइज़र होता है जो आउटसाइड होता है, कंपनी का कोई बंदा नहीं होता, हम बाहर से पे करके इसको लेकर आते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर क्या चीज़ें। अब जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ये आउटसाइडर्स होते हैं, कंपनी के अंदर का पर्सन नहीं होता। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट्स। अब हमारी कंपनी के मंथली या ईयरली इन्होंने रखा होता है एनुअल मतलब हर ईयर के बाद इन्होंने अपनी कॉपीज़ अपने अकाउंट्स की, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी सैलरीज दी, वो सब कंपनी के रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होती हैं। ठीक है, उसके पास सारा डाटा वगैरह होता है कंपनी का। उसके बाद हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नेंस ये रिलेशनशिप होता है स्टेक होल्डर और कंपनी के सीनियर मैनेजर्स के दरमियान। सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजर्स के अंदर हमारे पास
COO वगैरह आ जाते हैं। और उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है कंपनी के अंदर, कितना इन्होंने प्रॉफिट के लिए कितना काम किया, अपना जो टाइम इन्वेस्ट किया होता है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस।